हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों पे। ज्योग्राफी विषय में 2026 में जो आने वाली संभावित प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रथम प्रश्न यह है कि भूगोल मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है। तो भूगोल जो है मुख्य रूप से मानव एवं पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा जो है, देश के अंदर होने वाले स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ये जनसंख्या प्रवास से संबंधित प्रश्न है जो हमेशा पूछते रहता है। इसमें देश के अंदर कई प्रकार के स्थानांतरण होते हैं। देश के बाहर, देश के अंदर, शहर के अंदर, गांव से शहर। तो इसमें जो है देश के अंदर पूछ रहा है, किसी देश के अंदर होने वाले जनसंख्या स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो वो देश के अंदर होने वाले जनसंख्या स्थानांतरण को आंतरिक प्रवास कहते हैं। तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको प्राथमिक पढ़ा जाए। प्राथमिक क्रियाओं में क्या शामिल है। हम लोग ज्योग्राफी में कई प्रकार के क्रियाकलाप पढ़ते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम क्रियाकलाप होता है। तो इसमें प्राथमिक क्रिया में क्या शामिल है ये पूछ रहा है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में हम लोग कृषि को रखते हैं। चूंकि ये बैंकिंग जो है और सॉफ्टवेयर और परिवहन ये तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस आर्थिक गतिविधि में आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, जो देश के बाहर जो व्यापार किया जाता है, वो आर्थिक गतिविधि कौन सी है, किस आर्थिक गतिविधि में आता है। तो प्राथमिक तो होगा नहीं, इसमें प्राथमिक होगा नहीं और द्वितीय भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है तृतीय क्रियाकलाप में आता है। हम लोग पहले ही देखे हैं कि 3, 4, 5, 6 क्रियाकलाप है, उसमें कामों को क्रियाकलाप के आधार पर बांटा गया है। तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होता है। अगला प्रश्न करता है, मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक, जिसको इंग्लिश में HDI कहा जाता है, क्या मापता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस चीज को मापने का काम करता है। तो इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है केवल आय की गणना नहीं करता है, जनसंख्या वृद्धि की गणना नहीं करता है, साक्षरता की गणना नहीं करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण की गणना करने का काम करता है। लाइफ क्वालिटी एंड वेलफेयर, ये इसमें गणना करने का काम इसका किया जाता है। तो सही आंसर जो है
सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वस्तुओं के निर्माण से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? किसी वस्तु के निर्माण के लिए कौन से क्षेत्र को चुना गया है? तो वस्तु के निर्माण से संबंधित क्षेत्र जो है द्वितीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। कौन सा क्रियाकलाप? द्वितीय क्रियाकलाप। प्राथमिक में आता नहीं है। तृतीय और चतुर्थ दूसरे कामों के लिए जाना जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप बेसिकली जो है वस्तु के निर्माण से संबंधित क्रियाकलाप है, तो इसलिए डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के प्रतिरूपों का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा क्या कहलाती है? दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या भूगोल एक भूगोल की शाखा है। इसके अलावा भूगोल में कई अन्य शाखाएं हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, परिवहन भूगोल, जलवायु भूगोल, इसके अलावा मानव भूगोल और भी अन्य कई प्रकार के भूगोल की शाखाएं हैं। उसमें से एक शाखा जनसंख्या के प्रतिरूपों का अध्ययन करने वाली है। तो इसमें प्रश्न है, जनसंख्या के प्रतिरूपों का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा क्या कहलाती है? कौन से चीजों का अध्ययन जो है करती है? इसमें मानव भूगोल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, मानव भूगोल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, जनसंख्या के प्रतिरूपों का अध्ययन करने वाली भूगोल की शाखा क्या कहलाती है? जनसंख्या के प्रतिरूप पूछ रहा है कि किस भूगोल की शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या के प्रतिरूप का अध्ययन जो है मानव भूगोल शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पहले भी हमने चर्चा किया कि भूगोल की कई शाखाएं हैं जो अलग अलग चीजों का अध्ययन करता है। तो जनसंख्या के प्रतिरूप का अध्ययन की जब बात आएगी तो हम लोग मानव भूगोल में इसकी चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण का कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण का कारक नहीं है पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना है। क्या है? नहीं। तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन सा जनसंख्या वितरण का कारक है, उसको पहले हम लोग अलग कर देंगे और जो बच जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो जनसंख्या वितरण का कारक जलवायु है। जलवायु प्रभावित करता है जनसंख्या वितरण को। जिस जगह की जलवायु सबसे अच्छी होगी वहां जनसंख्या का बसाव सर्वाधिक होता है, जनसंख्या सर्वाधिक आकर्षित होता है। दूसरा, मृदा की उर्वरता है। अगर मृदा अच्छी होगी, उर्वर मृदा होगी, तो वहां पे जनसंख्या आकर्षित होता है, तो ये भी प्रभावित करता है। स्थलाकृति, जहां की स्थलाकृति अच्छी होगी, जैसे मान लीजिए पर्वतरीय इलाका है, तो वहां की जो भूमि है बसाव के लिए अच्छा नहीं होता है, या पर्वतीय क्षेत्र हो गया तो वहां बसने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो स्थलाकृति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का काम करता है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, बच गया ये धर्म। तो ये धर्म जो है ये जनसंख्या वितरण का कारक नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, देश के अंदर होने वाली जनसंख्या वितरण को क्या कहते हैं? किसी देश के अंदर होने वाली जनसंख्या स्थानांतरण, यानी कि जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बसना,
देश के सीमा के अंदर क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है आंतरिक प्रवास हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हम लोग देखेंगे कि देश से बाहर जो है जा करके प्रवास कर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। मौसमी प्रवास किसी खास मौसम में, जैसे कृषि या कोई फसल कटनी है, फसल की रुपाई है, उस समय जनसंख्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है, तो उसको मौसमी प्रवास कहते हैं। चक्रीय प्रवास ये भी उसी तरह का एक चक्र चलता रहता है और उसमें प्रवास होता रहता है। आंतरिक प्रवास जो है देश के अंदर स्थानांतरण को कहते हैं। अगला प्रश्न, परिवहन और संचार से क्या लाभ होता है? परिवहन और संचार, हम सभी जानते हैं कि परिवहन और संचार से क्या लाभ होता है? संपर्क में कमी नहीं, संपर्क में वृद्धि होती है। आर्थिक एकीकरण में वृद्धि, सही है। व्यापार में कमी नहीं होता है, जितने परिवहन बढ़ेंगे उतने व्यापार की वृद्धि होगी। और इनमें से कोई नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, व्यापार में कमी ये भी नहीं होगा और संपर्क में कमी ये नहीं होगा। तो क्या लाभ होता है? तो आर्थिक एकीकरण में वृद्धि होता है, आर्थिक वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है परिवहन और संचार के बढ़ने से। अगला प्रश्न, भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है? पिछले प्रश्न हम लोग चर्चा किए कि प्रवास जो है कई प्रकार के होते हैं। एक जो है राष्ट्रीय प्रवास, राष्ट्रीय प्रवास, आंतरिक प्रवास, नेक्स्ट ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, शहर से शहर प्रवास। ये कई प्रकार के प्रवास है जिसमें जनसंख्या जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए आती और जाती है। तो प्रश्न में भारत में ग्रामीण शहरी प्रवास पूछा है। गांव से शहर की तरफ प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो शहरों में बेहतर रोजगार होता है, इसलिए गांव से शहर की तरफ बेरोजगार लोग जो है रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, शहरों में रोजगार की कमी। शहर में जब रोजगार की कमी होगी तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या जो है बाहर नहीं जाएगी। सी ऑप्शन है केवल जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कोई खास माने आज के मजदूरों के लिए नहीं रखता है। जहां रोजगार होगा मजदूर वहां जाएंगे नहीं। और डी आंसर कतई नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारी माल के परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? भारी माल, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि लोहे के बड़े बड़े औजार होते हैं, उसका परिवहन जो है कैसे होता है? सीमेंट, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े मशीनरी जो होते हैं उसका परिवहन जो है सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंचाना है तो सबसे सस्ता, सबसे सुगम और सबसे सुरक्षित परिवहन इसमें क्या हो सकता है? भारी माल। तो वायु को हम लोग देखते हैं कि इस्तेमाल जो है पैसेंजर को ढोने के लिए किया जाता है। भारी माल का परिवहन इससे नहीं किया जाता। ये आंसर में सड़क पर छोटे छोटे ट्रक होते हैं, छोटे छोटे माल को ढोने का काम करता है, तो भारी माल इससे भी ढुलाई। रेल एक साधन है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जल भी है। तो जल जो साधन है
ये बहुत बड़ा साधन है। तो भारी माल के परिवहन के लिए जल जो है एक बहुत बढ़िया साधन है, क्योंकि बड़े बड़े जहाज होते हैं और उन जहाजों में भारी माल को ढोने का काम किया जाता है। तो ये डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापार संभालने वाला बंदरगाह कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा विदेशी व्यापार, जो विदेशों में व्यापार करने के लिए बंदरगाह है, सबसे बड़ा मुंबई का नावा सेवा बंदरगाह है। यहां से सबसे अधिक विदेशी व्यापार का काम किया जाता है। अगला प्रश्न, सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, किसी भी चीज का सतत विकास अति आवश्यक है। अगर संसाधन का वाकई में सही उपयोग करना है तो वो सही उपयोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो सतत विकास जो है, विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण, सभी संसाधनों का उपयोग, सभी मानव गतिविधियों को रोकना, केवल उद्योग बढ़ाना, इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा। विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण। ऐसा नहीं कि विकास के क्रम में हम पर्यावरण को प्रदूषित कर दे, पर्यावरण को क्षति पहुंचा, नहीं, क्षति नहीं पहुंचाना, विकास को करना ही है, उसके साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखना है। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सतत विकास कहते हैं। तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि का दबाव पड़ता है। ये जनसंख्या जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल प्रश्न पूछता है। तो जनसंख्या वृद्धि का दबाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? जनसंख्या अगर किसी देश का बढ़ेगा, किसी राज्य का बढ़ेगा, तो उसका जो है किस पे सबसे अधिक दबाव पड़ेगा? तो संसाधन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, रोजगार पर भी पड़ेगा, पर्यावरण पर भी पड़ेगा। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना शुरू करेंगे, उस पर दबाव बढ़ेगा, रोजगार पर बढ़ेगा, रोजगार की कमी होने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जितने लोग बढ़ेंगे उतने पर्यावरण में भाग बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, जल संसाधन प्रबंधन में शामिल है। जल संसाधन प्रबंधन में क्या शामिल है? तो जल संसाधन प्रबंधन में संरक्षण को शामिल किया गया है। जल को कैसे संरक्षित किया जाए, क्योंकि जल की पर्याप्त कमी है। पूरे विश्व के जल को अगर हम लोग एक मटके में भर दें, पूरे विश्व के जल को अगर इस मटके में भर दिया जाए, तो इस मटके से सिर्फ 1 चम्मच जल जो है पीने लायक बचाना है। जल की इतनी समस्या है, तो इसका संरक्षण जो है बहुत जरूरी है। तो जल संसाधन प्रबंधन में शामिल होता है जल का संरक्षण, ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहरीकरण का मुख्य परिणाम क्या है? अगर कहीं शहरीकरण हो रहा है, शहर बढ़ रहा है, शहर में लोगों की जनसंख्या जो है बढ़ रही है, तो उसका क्या परिणाम होगा? तो जब कभी भी किसी शहर में लोगों की संख्या बढ़ेगी, शहर बढ़ेगा, शहरीकरण होगा, तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या जो है बेहतर वायु गुणवत्ता कभी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यातायात जाम की हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यातायात जाम। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी अधिक जाम की समस्या उत्पन्न
होगी, शहरों में खास करके, चूंकि शहर में कृषि भूमि नहीं होता है, वहां द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में लोग लगे होते हैं। जनसंख्या में कमी तो होगी ही नहीं, संभव ही नहीं है, चूंकि शहर बढ़ रहा है, शहर बढ़ने का मतलब लोग बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या में कमी नहीं होगी। बेहतर वायु गुणवत्ता, ये तो संभव ही नहीं है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि शहरों में कितना पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि यातायात के लिए कई प्रकार के साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से वायु गुणवत्ता काफी कम होती जा रही है। तो इसमें यातायात जाम की समस्या जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना होती है। भारत में जनगणना का इतिहास थोड़ा हम लोग जान लें कि 1881 में प्रथम जनगणना हुआ। 1881 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन में, शासन करते 1881 में प्रथम जनगणना भारत में हुआ। उसके बाद 1871 में और 1881 में द्वितीय और नियमित प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर लॉर्ड रिपन शासनकाल में शुरू होता है। 1881 से नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पे लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुआ और उस वक्त से लेकर के आज तक प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना का काम भारत में होता है। तो प्रश्न यह है, भारत में जनगणना होती है 5 वर्षों में नहीं, 10 वर्षों में, ये राइट आंसर होगा, 7 वर्षों में नहीं होगा, 15 वर्षों में, ये प्रत्येक साल 10 वर्ष पे जनगणना का काम भारत में होता है। तो बी इज द राइट आंसर।